कहानी शुरू होती है गौथम सिटी से, जहां अमीर और गरीब एक ही शहर में रहते हैं, लेकिन उनके बीच का फासला आसमान जमीन जितना है। अमीर लोग गरीबों को नीचा समझते हैं और उन्हें इंसान तक नहीं समझते। इसी शहर में आर्थर फ्लैक अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता है। आर्थर का सबसे बड़ा सपना है लोगों को हंसाना। वह मशहूर कॉमेडियन बनना चाहता है और एक दिन अपने पसंदीदा लेट नाइट कॉमेडी शो के होस्ट के साथ उसी स्टेज पर खड़े होने का ख्वाब देखता है। इस सपने के लिए आर्थर रोज मेहनत करता है। एक दोपहर वह क्लाउन बनकर सड़क पर डांस करते हुए एक लोकल बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट कर रहा होता है। तभी कुछ शरारती लड़के उसका साइन छीनकर भाग जाते हैं। आर्थर उनके पीछे दौड़ता है और वो उसे गलियों में काफी दूर तक भगाते हैं। आखिर एक लड़का साइन उसके चेहरे पर दे मारता है, बोर्ड टूट जाता है और अगले ही पल सभी आर्थर को घेर कर बुरी तरह पीट देते हैं। वह दर्द से जमीन पर पड़ा रहता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। किसी तरह उठकर आर्थर काम पर पहुंचता है और बॉस को सब बताता है, लेकिन बॉस हमदर्दी के बजाय उसी पर भड़क जाता है। बच्चों ने बिना वजह ऐसा क्यों किया, और अब टूटे हुए साइन का पैसा भी कंपनी को देना पड़ेगा। वह साइन का खर्चा आर्थर की सैलरी से काटने की धमकी देता है। आर्थर में इतना भी हौसला नहीं होता कि वह बहस कर सके, इसलिए चुपचाप इल्जाम अपने ऊपर लेकर वहाँ से चला जाता है। घर जाते वक्त उसके दिमाग में एक ही सवाल घूमता रहता है, क्या मैं इतना बुरा इंसान हूँ कि कोई मुझ पर कभी यकीन ही नहीं करता। अपार्टमेंट लौटकर आर्थर अकेला अजीब सा डांस करता है। उसकी हर मूवमेंट अंदर छुपे दर्द को बयान करती है और उसका कमजोर जिस्म बताता है कि जिंदगी ने उसे कितना तोड़ दिया है। अगले दिन आर्थर अपने कोवर्कर को हमले के बारे में बताता है। कोवर्कर कहता है, तुम्हें अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए थी। फिर वह एक हैंडगन निकालकर आर्थर को देता है, इसे पास रखो, एक दिन तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। आर्थर मना करता है, लेकिन कोवर्कर जबरदस्ती बंदूक उसके हाथ में दे देता है। आर्थर उसे लेकर घर निकल पड़ता है। बाद में बस में आर्थर अपने सामने बैठे एक बच्चे को देखता है और उसे हंसाने के लिए फनी फेसेस बनाता है, लेकिन उसकी माँ तुरंत मुड़कर कहती है, मेरे बेटे से दूर रहो। यह सुनते ही आर्थर बेकाबू होकर हंसने लगता है। दरअसल आर्थर एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन से पीड़ित है, जिसकी वजह से उसे अचानक और बिना वजह हंसी आने लगती है, जिसे वो रोक नहीं पाता। वो औरत को एक कार्ड देता है जिसमें उसकी कंडीशन समझाई गई होती है। घर पहुंचकर आर्थर कई दवाइयां लेता है। वो इतना गरीब है कि इनका खर्चा खुद नहीं उठा सकता। सिर्फ गवर्नमेंट हेल्थ केयर प्रोग्राम की वजह से उसका इलाज चल रहा है। कुछ वक्त बाद आर्थर थेरेपिस्ट के पास जाता है। थेरेपिस्ट इसका जर्नल देखती है और एक लाइन पर रुक जाती है, मैं बस उम्मीद करता हूँ कि मेरी मौत मेरी जिंदगी से ज्यादा मायने रखे। इस एक लाइन से आर्थर की तन्हा और टूटी हुई जिंदगी का पता चलता है। घर लौटते ही उसकी माँ फिर पूछती है, क्या थॉमस वेन की तरफ से कोई लेटर आया? आर्थर कहता है, नहीं मॉम, आज भी कुछ नहीं आया। थॉमस वेन गौथम का सबसे अमीर और ताकतवर आदमी है। आर्थर की माँ को यकीन है कि अगर थॉमस को उनकी हालत पता चल जाए तो वो जरूर मदद करेगा। एक दिन काम से लौटते वक्त आर्थर अपनी बिल्डिंग में रहने वाली एक सिंगल मदर और उसकी छोटी बेटी को देखता है। आर्थर का ध्यान उस औरत पर टिक जाता है। काफी अरसे बाद उसे किसी के साथ सच्चा कनेक्शन महसूस होता है, लेकिन वह कुछ कहे बिना अपार्टमेंट में चला जाता है। अंदर आते ही माँ फिर थॉमस के लेटर की बात छेड़ देती है। इस बार आर्थर भड़क उठता है, वह हमारी मदद नहीं करने वाला। अगले दिन वही औरत आर्थर के अपार्टमेंट के पास आती है और मुस्कुराकर कहती है, मैंने एक चीज नोटिस की है, तुम मेरा पीछा कर रहे हो। आर्थर थोड़ा झिझक कर कहता है, हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। उसकी अजीब सी सच्चाई पर औरत हंस पड़ती है और दोनों के बीच दोस्ती शुरू हो जाती है। पहली बार आर्थर को लगता है कि शायद उसकी जिंदगी बदल सकती है। कुछ दिन बाद आर्थर को एक और काम मिलता है। इस बार उसे एक लोकल हॉस्पिटल में बच्चों का मनोरंजन करना होता है। क्लाउन का मेकअप करके आर्थर जोक्स करता है और बच्चों के साथ डांस करता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तभी कोवर्कर के दी हुई हैंडगन अचानक उसकी जेब से निकलकर जमीन पर गिर जाती है। जैसे ही सबकी नजर बंदूक पर पड़ती है, पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। बच्चे डर जाते हैं और हॉस्पिटल स्टाफ को यकीन नहीं होता कि ये क्लाउन असली बंदूक लेकर आया है। खबर तेजी से फैलती है और कुछ ही देर में आर्थर को नौकरी से निकाल दिया जाता है। खुद को बचाने के लिए आर्थर बॉस को फोन करके कहता है वो सिर्फ प्रॉप गन थी, लेकिन बॉस उसकी बात नहीं मानता। वो कहता है, मुझे सब पता है, तुम्हारे कोवर्कर ने तुम्हें असली बंदूक दी थी और तुमने उसे अपने पास रख लिया। ये सुनकर आर्थर टूट जाता है, क्योंकि उसने बंदूक कभी मांगी ही नहीं थी, वो जबरदस्ती उसके हाथ में दी गई थी। नौकरी जाने के बाद आर्थर ट्रेन पकड़कर घर के लिए निकलता है। उसी ट्रेन में 3 अमीर बिजनेसमैन भी होते हैं जो एक यंग लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। आर्थर सब कुछ देखता रहता है, तभी उसकी कंडीशन की वजह से अचानक बेकाबू हंसी छूट जाती है। तीनों आदमी समझते हैं कि आर्थर उन पर हंस रहा है और उस पर टूट पड़ते हैं। वो उसे इतना पीटते हैं कि उसके चेहरे से खून बहने लगता है। तब आर्थर के अंदर का सब्र आखिरकार
टूट जाता है। वो हैंडगन निकालता है और तीनों पर गोली चला देता है। कुछ ही सेकंड में तीनों जमीन पर पड़े होते हैं। ये आर्थर की जिंदगी का वो मोड़ होता है जहाँ से सब कुछ बदलने वाला था। घबराया हुआ आर्थर वहाँ से भाग जाता है। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूमती रहती है, मैंने 3 लोगों को मार दिया। कांपते हुए वो एक सुनसान पब्लिक रेस्टरूम में छुप जाता है। शुरुआत में उसके हाथ कांप रहे होते हैं और सांस तेज चली हुई होती है, लेकिन फिर अचानक उसका डर कम होने लगता है। उसके चेहरे के भाव बदलते हैं और आर्थर एक धीमा खौफनाक डांस करना शुरू कर देता है, जैसे सालों से उसके अंदर दबा हुआ कोई हिस्सा आखिरकार आजाद हो गया हो। हर मूवमेंट में अजीब सा सुकून होता है। घर लौटकर आर्थर टीवी ऑन करता है। हर न्यूज चैनल सबवे किलिंग्स की खबर दिखा रहा होता है। टीवी पर थॉमस वेन लोगों को संबोधित करते हुए कहता है, तीनों विक्टिम्स मेरी कंपनी में काम करते थे। उन्हें क्लाउन के कपड़े पहने एक क्रिमिनल ने मार दिया। लेकिन गोथम के वर्किंग क्लास लोगों का रिएक्शन सबको हैरान कर देता है। वो विक्टिम्स का अफसोस करने के बजाय उस मिस्टीरियस क्लाउन का साथ देने लगते हैं। उनके लिए वो सिर्फ किलर नहीं, एक सिंबल बन चुका था। धीरे धीरे क्लाउन की तस्वीर पूरे गौथम में फैलने लगती है। एक आदमी की वायलेंस अब एक बड़े मूवमेंट का रूप ले रही थी। कुछ वक्त बाद आर्थर साइकियाट्रिस्ट के पास दोबारा जाता है, लेकिन इस बार बुरी खबर उसका इंतजार कर रही होती है। साइकियाट्रिस्ट उदास होकर कहती है, ये हमारा आखिरी सेशन है। शहर ने प्रोग्राम की फंडिंग बंद कर दी है। अब मैं तुम्हारा इलाज या दवाइयाँ नहीं दे सकती। आर्थर के लिए ये एक और बड़ा झटका होता है। उसकी दवाइयाँ, थेरेपी और आखिरी सहारा सब एक साथ खत्म हो जाता है। फिर भी आर्थर कॉमेडियन बनने का सपना नहीं छोड़ता। लोगों को हंसाने के लिए वो एक लोकल कॉमेडी क्लब में स्टैंड अप परफॉर्मेंस के लिए नाम लिखवाता है। स्टेज पर पहुंचकर वो चाहता है कि ऑडियंस उसे पसंद करे, लेकिन जैसे ही बोलना शुरू करता है उसकी कंडीशन फिर उसके खिलाफ हो जाती है। वो बार बार बेकाबू हंसने लगता है। ऑडियंस को उसकी बात समझ नहीं आती, टाइमिंग बिगड़ जाती है और जोक्स भी नहीं चलते। कुछ ही देर में पूरी परफॉर्मेंस बर्बाद हो जाती है। बेइज्जत और हारा हुआ आर्थर सीधा घर लौट आता है। वहाँ उसकी माँ उसे एक लेटर देती है, इसे थॉमस वेन को भेज देना। लेकिन आर्थर पहले लेटर पढ़ लेता है। अंदर जो सच लिखा होता है उसे देखकर वो सन्न रह जाता है। वो तुरंत माँ से पूछता है, तुमने इतने सालों तक मुझसे ये बात क्यों छुपाई? तब उसकी माँ एक हैरान कर देने वाला राज बताती है। उसके मुताबिक वो और थॉमस वेन कभी एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। दोनों साथ रहना चाहते थे, लेकिन उनके बीच का सोशल गैप बहुत बड़ा था। फिर वो और भी बड़ा दावा करती है, आर्थर थॉमस वेन का बेटा है। आर्थर को लगता है जैसे उसकी जिंदगी का मिसिंग हिस्सा अचानक मिल गया हो। सालों से परेशान करने वाले सवालों का जवाब मिलता देख वो थॉमस वेन से मिलने का फैसला करता है। आर्थर उसकी बड़ी सी एस्टेट पर पहुंचता है, जहां गेट के अंदर एक छोटा लड़का खेल रहा होता है। आर्थर फेंस के बाहर से उसे हंसाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक बटलर वहां आकर उसे रोक देता है। वो सख्ती से कहता है, तुम्हें अनजान लोगों से बात नहीं करनी चाहिए, यहाँ से चले जाओ। आर्थर जाने से मना कर देता है। मेरी माँ ने थॉमस वेन के लिए 30 साल काम किया है। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और मैं थॉमस वेन का बेटा हूँ। यह सुनकर बटलर का चेहरा गुस्से से भर जाता है। वो कहता है, तुम्हारी माँ ने ये कहानी बनाई है, उसका थॉमस वेन के साथ कभी कोई रिश्ता नहीं था। फिर वो और भी कड़वी बात कहता है, तुम दोनों मेंटली इल हो। ये अल्फाज आर्थर को अंदर तक तोड़ देते हैं। जिंदगी में मिले दर्द के बाद ये एक और बड़ा झटका था। आर्थर चुपचाप वहाँ से चला जाता है, लेकिन घर पहुँचते ही एक और मुसीबत उसका इंतजार कर रही होती है। उसकी माँ की हालत अचानक बेहद गंभीर हो गई होती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है। हॉस्पिटल के बाहर आर्थर खोया हुआ बैठा होता है। तभी 2 डिटेक्टिव्स उसके पास आते हैं। वो सबवे में मारे गए 3 लोगों के बारे में सवाल करते हैं। आर्थर खुद को शांत रखते हुए अनजान बनने की कोशिश करता है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। बातों बातों में उसे एक परेशान करने वाली बात पता चलती है। डिटेक्टिव्स उसकी माँ से पहले ही पूछताछ कर चुके थे। आर्थर सोचने लगता है कि कहीं इसी टेंशन की वजह से उसकी माँ की हालत तो नहीं बिगड़ी। कुछ देर बाद वो माँ के हॉस्पिटल रूम में जाता है, जहाँ उसकी करीब आई हुई वो औरत भी उसके साथ बैठी होती है। पीछे टीवी चल रहा होता है और स्क्रीन पर गौथम का सबसे मशहूर टॉक शो होस्ट और कॉमेडियन नजर आता है, जिसे आर्थर सालों से अपना आइडल मानता आया था। आर्थर खुशी से शो देखने लगता है और कुछ पल के लिए अपनी सारी परेशानियां भूल जाता है, लेकिन तभी उसकी मुस्कान गायब हो जाती है। शो में उसके स्टैंड अप परफॉर्मेंस की रिकॉर्डिंग चल रही होती है, उसी रात की जब वो स्टेज पर बुरी तरह फेल हुआ था। और सबसे बुरी बात, उसका मजाक खुद उसका आइडल दुनिया के सामने उड़ा रहा होता है। स्टूडियो ऑडियंस जोर जोर से हंस रही होती है, लेकिन इस बार आर्थर के साथ नहीं, आर्थर पर। सालों से जिस आदमी को वो देखकर कॉमेडियन बनने का सपना देखता था, उसी ने उसकी जिंदगी के सबसे शर्मनाक पल को पूरे देश के सामने मजाक बना दिया। इधर गौथम का माहौल भी बिगड़ता जा रहा था। वर्किंग क्लास लोग क्लाउन मास्क पहनकर सड़कों पर उतर आए थे और अमीर लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब ये सिर्फ
प्रोटेस्ट नहीं रहा था, शहर धीरे धीरे अमीर और गरीब के बीच क्लास वॉर में बदल रहा था। और इस पूरे हंगामे के बीच एक ऐसा सिंबल उभर चुका था जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था, जोकर। आर्थर जहां देखता लोग क्लाउन मास्क पहने नजर आते। ये देखकर उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ जाती है। पहली बार उसे लगता है कि वो किसी मायने रखता है। लोगों ने आखिरकार उसे नोटिस किया है और उसका वजूद किसी चीज का सिंबल बन गया है। इसी बीच गौतम के एक मशहूर थिएटर के बाहर बड़ा प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। अंदर शहर के अमीर लोग आराम से मूवी देख रहे होते हैं, जबकि बाहर सैकड़ों प्रोटेस्टर्स पुलिस से भिड़ रहे होते हैं। पुलिस भीड़ को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हालात और बिगड़ते जाते हैं। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर आर्थर चुपके से थिएटर के अंदर घुस जाता है। कुछ देर बाद वो रेस्ट रूम में पहुंचता है और वही उसकी मुलाकात आखिरकार थॉमस वेन से हो जाती है। सालों से जिन सवालों का जवाब आर्थर ढूंढ रहा था, अब उन्हें पूछने का मौका सामने था। कांपती आवाज में वो कहता है, मैं आपका बेटा हूँ। मेरी माँ ने बताया कि आप दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। लेकिन थॉमस का चेहरा गुस्से से भर जाता है। मैं उस औरत को जानता तक नहीं। और इसके बाद वो आर्थर के चेहरे पर जोर से मुक्का मार देता है। आर्थर पीछे लड़खड़ा जाता है और उसकी नाक से खून बहने लगता है, लेकिन दिल का दर्द उस चोट से कहीं ज्यादा गहरा था। उसकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। घर जाते वक्त आर्थर को डिटेक्टिव्स का फोन आता है। वो अब भी सबवे किलिंग्स के बारे में उससे पूछताछ करना चाहते हैं। लेकिन इसी बीच आर्थर को एक और खबर मिलती है। उसका वही फेवरेट टॉक शो होस्ट जिसे वो बचपन से देखता आया है, उसे अपने शो पर बुलाना चाहता है। आर्थर की स्टैंड अप क्लिप दिखाने के बाद शो की रेटिंग्स आसमान छू गई थी। यह सुनकर आर्थर खुशी से भर जाता है। उसे लगता है कि शायद उसका सालों पुराना सपना आखिरकार सच होने वाला है। लेकिन थॉमस के बटलर की बात बार बार उसके दिमाग में गूंजती रहती है। तुम्हारी माँ बीमार है, उसकी कहानी सच नहीं है। सच जानने के लिए आर्थर उस साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में जाता है जहाँ सालों पहले उसकी माँ का इलाज हुआ था। वो उसके पुराने रिकॉर्ड्स मांगता है, लेकिन स्टाफ मना कर देता है। आर्थर खाली हाथ लौटने के लिए तैयार नहीं होता और मौका मिलते ही उसकी फाइल लेकर निकल जाता है। रिकॉर्ड्स पढ़ते ही आर्थर की पूरी दुनिया हिल जाती है। फाइल्स में लिखा था कि उसकी माँ का रिश्ता एक वायलेंट आदमी से था और आर्थर ने बचपन काफी एब्यूज में गुजारा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक छोटे आर्थर को बुरी तरह मारा पीटा जाता था और कम उम्र में उसके सिर पर भी गंभीर चोट लगी थी। ये ट्रॉमा ही शायद उसकी आज की मेंटल प्रॉब्लम्स की एक बड़ी वजह था। आर्थर के लिए ये सच बर्दाश्त से बाहर था। जिस जिंदगी को वो सच मानता आया था, अब उसका हर हिस्सा झूठा लगने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हकीकत है और क्या उसके दिमाग का बनाया हुआ। इसी उलझन में आर्थर उस औरत के पास जाता है जिसे वो अपना सबसे करीबी दोस्त समझता था, लेकिन वहाँ उसके सामने एक और खौफनाक सच आता है। आर्थर ने जिस रिलेशनशिप को सच माना था वो कभी था ही नहीं। उनकी दोस्ती, उनके बीच का कनेक्शन और साथ गुजारे वो पल, ज्यादातर सब आर्थर की इमेजिनेशन थी। उसके परेशान दिमाग की बनाई हुई एक दुनिया। हकीकत में उनके बीच कभी कोई रोमांटिक रिलेशनशिप था ही नहीं। अब आर्थर की दुनिया के आखिरी सहारे भी टूटने लगते हैं। जिस माँ पर उसने भरोसा किया, उसने उससे सच छुपाया था। जिस मोहब्बत को वो अपनी जिंदगी का हिस्सा समझता था, वो एक ख्वाब निकली। और जिस पहचान को वो पूरी जिंदगी ढूंढता रहा, उसका भी कोई जवाब नहीं था। गुस्से, दर्द और कंफ्यूजन में डूबा आर्थर वापस हॉस्पिटल पहुंचता है। वो अपनी माँ के रूम में जाता है और कुछ पल तक बस उसे देखता रहता है। फिर आर्थर एक ऐसा फैसला करता है जिसके बाद वापस लौटना मुमकिन नहीं था। उस पल आर्थर अपनी पुरानी जिंदगी से आखिरी रिश्ता भी तोड़ देता है और उसके साथ आर्थर फ्लेक का आखिरी हिस्सा भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। घर लौटने पर उसे एक पुरानी तस्वीर मिलती है। तस्वीर उसकी माँ की होती है। आर्थर उसे पलट कर देखता है तो पीछे हाथ से लिखा होता है, तुम्हारी मुस्कान बहुत खूबसूरत है। नीचे थॉमस वेन के साइन होते हैं। ये देखकर आर्थर और उलझ जाता है। क्या उसकी माँ सच कह रही थी या ये भी उस कहानी का एक और टुकड़ा था जिसका सच कभी सामने नहीं आना था? इन सवालों के बीच आर्थर धीरे धीरे क्लाउन मेकअप लगाने लगता है। आईने के सामने बैठा आर्थर अब वो टूटा हुआ आदमी नहीं लगता जो कहानी की शुरुआत में था। दर्द अब भी है, लेकिन उसके साथ एक खौफनाक सुकून भी आ चुका है। तभी वो कोवर्कर उसके अपार्टमेंट पर आ जाता है जिसने उसे हैंडगन दी थी। वो सबवे किलिंग्स और शहर में हो रही हर चीज के बारे में सवाल करने लगता है। आर्थर को लगता है कि ये आदमी भी उसकी जिंदगी में दखल देने आया है और अब उसके अंदर सब्र नाम की कोई चीज नहीं बची। गुस्से में आर्थर उस पर टूट पड़ता है। दोनों के बीच हाथापाई होती है और जब सब खत्म होता है, आर्थर के लिए वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचता। वो पूरी तरह अपना लेता है रंगीन सूट, चमकता क्लाउन मेकअप और चेहरे पर बना वो अजीब सा स्माइल। आर्थर फ्लेक खत्म हो चुका था, अब सिर्फ जोकर था। जोकर बनकर वो अपार्टमेंट से निकलता है और टेलीविजन स्टूडियो की तरफ बढ़ता है। रास्ते में वो सीढ़ियों की एक लंबी फ्लाइट पर डांस करता हुआ नीचे
आता है। जिंदगी में पहली बार वो बिल्कुल आजाद नजर आ रहा होता है, जैसे उसने आर्थर फ्लेक को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया हो। लेकिन स्टूडियो पहुंचने से पहले सबवे किलिंग्स की जांच कर रहे दोनों डिटेक्टिव्स उसे देख लेते हैं। जोकर उन्हें देखते ही भाग पड़ता है और प्रोटेस्टर से भरी एक ट्रेन में घुस जाता है। ज्यादातर लोग क्लाउन मास्क पहने होते हैं। भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि डिटेक्टिव्स कुछ ही पल में उसे खो देते हैं। जोकर इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर भीड़ में गायब हो जाता है और बच निकलता है। अब वो उस जगह पहुंचता है जिसका सपना सालों से देखता आया था, टेलीविजन का स्टेज। आखिरकार जोकर अपने फेवरेट होस्ट के सामने होता है। होस्ट मुस्कुराकर मजाक में पूछता है, तो क्या तुम भी उन क्लाउन्स में से हो, उन लोगों में जो अमीरों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जोकर शांत आवाज में कहता है, मैं बस चाहता हूँ कि लोग मुझे एक इंसान समझे, एक आम क्लाउन। कुछ ही देर बाद लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू हो जाता है। ऑडियंस तालियों से उसका स्वागत करती है। किसी को अंदाजा नहीं होता कि अगले कुछ मिनट गॉथम की किस्मत बदलने वाली है। होस्ट पूछता है, आर्थर तुम आज जोकर बनकर यहाँ क्यों आए हो? आर्थर कुछ पल चुप रहता है, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, मैं हमेशा लोगों को हंसाना चाहता था, मैं दूसरों को खुशी देना चाहता था, लेकिन जब लोगों ने मुझे इस तरह नोटिस करना शुरू किया तो लगा शायद मुझे यही बनना चाहिए। फिर आर्थर ऐसी बात कह देता है जिससे पूरा स्टूडियो सन्न रह जाता है। वो कहता है, सबवे में मारे गए तीनों आदमियों को मैंने मारा था। पूरे स्टूडियो में सन्नाटा छा जाता है। ऑडियंस जम जाती है और होस्ट भी हैरान रह जाता है। लेकिन आर्थर अब रुकने वाला नहीं था। सालों का गुस्सा, तन्हाई और फ्रस्ट्रेशन एक साथ बाहर निकलने लगता है। गरीब लोग हर दिन परेशान होते हैं, उन्हें नजरअंदाज किया जाता है, कुचला जाता है, उनकी जिंदगी की किसी को परवाह नहीं। लेकिन कोई उनके लिए न्यूज नहीं बनाता, कोई उनके हक में खड़ा नहीं होता। लेकिन जैसे ही कुछ अमीर लोग मर जाते हैं, पूरा शहर पागल हो जाता है। क्यों? क्या गरीब इंसान नहीं होते, या अमीर की जिंदगी ज्यादा कीमती होती है? उसकी आवाज में सालों का दर्द साफ सुनाई देता है। फिर वो पूरे सोसाइटी की तरफ इशारा करता है, ये पूरा सिस्टम ही खराब है, हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता है। और फिर होस्ट की तरफ देखकर कहता है, तुम भी उनसे अलग नहीं हो। तुमने मुझे इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि तुम्हें मेरी परवाह थी, तुमने मुझे इसलिए बुलाया क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारी रेटिंग्स बढ़ गई थी। तुम्हारे लिए मैं कभी इंसान था ही नहीं, सिर्फ एंटरटेनमेंट था। होस्ट उसे शांत करने की कोशिश करता है, आर्थर बात ऐसी नहीं है। लेकिन आर्थर अब कुछ सुनने के मूड में नहीं था। आंखों का पुराना दर्द अब गुस्से में बदल चुका था। वो धीरे से कहता है, तुम अब भी झूठ बोल रहे हो। और अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। आर्थर हैंडगन निकालता है और किसी के संभलने से पहले ही एक गोली की आवाज पूरे स्टूडियो में गूंज उठती है। लोग चीखते हुए एग्जिट्स की तरफ भागने लगते हैं और स्टूडियो अफरा तफरी में बदल जाता है। लेकिन आर्थर बिल्कुल शांत रहता है। पहली बार उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। पहली बार उसे किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं थी। वो अब कुछ और बन चुका था, ऐसा इंसान जिसे दुनिया चाहे या ना चाहे नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। कुछ देर बाद पुलिस पहुंचती है और आर्थर को गिरफ्तार कर लेती है। उसे पुलिस कार में बिठा दिया जाता है, लेकिन बाहर गॉथम पहले ही जल रहा होता है। हजारों क्लाउन मास्क पहने लोग सड़कों पर उतर चुके होते हैं। उनके लिए आर्थर क्रिमिनल नहीं, उनके गुस्से और फ्रस्ट्रेशन का सिंबल बन चुका था। पुलिस कार शहर से गुजरती है, तभी एक दूसरी गाड़ी उससे टकरा जाती है। टक्कर इतनी जोर की होती है कि पुलिस कार पूरी तरह टूट जाती है। कुछ देर बाद आर्थर को होश आता है। आंखें खोलते ही वो खुद को क्लाउन मास्क पहने लोगों से घिरा पाता है। पूरा शहर उसका नाम पुकार रहा होता है। उसके चेहरे से खून बह रहा होता है, लेकिन आर्थर उसे साफ नहीं करता। वो उंगलियों से अपने चेहरे का खून उठाता है और धीरे धीरे अपने गालों पर एक मुस्कान बना देता है। दर्द से भरी मुस्कान, तन्हाई से भरी मुस्कान। आर्थर फ्लेक खत्म हो चुका था। जोकर आखिरकार पैदा हो गया था और गॉथम ने उसे अपना नया सिंबल मान लिया था। इसी बीच शहर के दूसरे हिस्से में थॉमस वेन अपनी वाइफ और छोटे बेटे के साथ इस हिंसा से बचकर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन केओस हर जगह फैल चुका था। एक सुनसान गली में एक मास्क्ड प्रोटेस्टर उनके सामने आ जाता है और इसी अफरा तफरी के बीच ट्रेजेडी होती है। थॉमस और उसकी वाइफ को मार दिया जाता है, जबकि उनका छोटा बेटा जिंदा बच जाता है। गॉथम और गहरे अंधेरे में डूबता चला जाता है। कुछ वक्त बाद कहानी एक साइकियाट्रिक इंस्टीट्यूशन में पहुंचती है। आर्थर एक साइकियाट्रिस्ट के सामने बैठा होता है। अचानक वो खुद ही हंसने लगता है। साइकियाट्रिस्ट हैरान होकर पूछती है, तुम्हें किस बात पर हंसी आ रही है? आर्थर मुस्कुराकर कहता है, तुम नहीं समझोगी। बस इतना कहकर वो उठता है और धीरे धीरे वहाँ से चला जाता है, अपने पीछे एक आखिरी राज छोड़कर। और इसी के साथ ये फिल्म कहीं खत्म हो जाती है। हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।